Hello friends, this is Rupali Singh and I welcome all of you in my channel. So, in today's discussion, we are going to discuss about one very important topic, and that is one of the minor acts that has been asked in various judiciary examinations, that is the Indecent Representation of Women Act 1986. आज के सेशन में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइनर एक्ट डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है ये जुडिशरी के अलावा भी हमें जो वुमेन है उनको उनकी पावर्स के बारे में बताता है। तो इस डिस्कशन को आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर इस एक्ट की जिसका नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जो कि आपका लागू हुआ था 1987 से, और ये जो एक्ट है वो है 1986 का एक्ट है। कितने सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी होंगी एज अ सोसाइटी, हमें कैसी क्या चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए कि ये गलत है या फिर नहीं। देखिए, लॉ पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ किसी एग्जाम को क्रैक करना है, हमें सिर्फ जुडिशरी में जज बनना है या फिर कोई एपीओ बनना है या एडीपीओ बनना है या हमें कहीं पे जॉब करनी है या हमें लीगल एडवाइजर बनना है। लॉ जानने का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, आपको अपने राइट्स के बारे में कितना कुछ पता है, आपको अपनी पावर्स के बारे में कितना कुछ पता है। तो इसलिए भी ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि कहीं पे भी अगर कुछ गलत हो सके तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठा सकें। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हो जाते हैं 10। बहुत कम सेक्शंस है, छोटा सा सेशन है, तो इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पहले सेक्शन की बात करें तो ये आपका पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड इन कमेंसमेंट, जिसमें इस एक्ट का क्या नाम रखा गया है, ये कहाँ तक इसका एप्लीकेबिलिटी है और इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 1 में पता लगती है। सेक्शन 2 में आपकी डेफिनेशंस दी गई है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात करूँ अगर मैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो डेफिनेशंस है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, सेक्शन 2A एडवर्टीजमेंट, सेक्शन 2B यहाँ पर आपको बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेक्शन 2C आपको डिफाइन करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को, सेक्शन 2D लेबल को डिफाइन करता है, सेक्शन 2E यहाँ पर डिफाइन करता है आपका पैकेज को, सेक्शन 2F डिफाइन करता है प्रिस्क्राइब को। तो ये 6 की 6 डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2C जो कि डिफाइन कर रहा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 3 की बात करेंगे तो ये आपका प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ऐसा कुछ भी जो कि किसी भी महिला का अशिष्ट रूपण करता है, यानी कि किसी भी वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट पर जो वो प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि उसे प्रोहिबिट किया जाएगा। सेक्शन 4 कह रहा है prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women। ठीक है, यानी कि आप ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही प्रतिबंध लगाएंगे। अगर कोई भी पर्सन कोई पब्लिकेशन कर रहा है, कोई प्रकाशन कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी पोस्ट के माध्यम से कुछ बुक्स को सेंड कर रहा है, पैम्फलेट्स को सेंड कर रहा है, या जिसमें कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया गया है वुमेन का, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब इन्हीं दोनों सेक्शन के, ये दोनों आपके सेक्शन है जो कि किसको बताते हैं कौन सा अपराध हुआ है, यानी कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, और इसी का जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, वो कौन सा सेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 6, यानी कि पेनल्टी, जिसमें ये बताया गया है कि इस ऑफेंस में आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, पहला कन्विक्शन है अगर, तो कितनी पनिशमेंट है, ठीक है, कितना फाइन है, कितना आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। अगर सेकंड कन्विक्शन है तो आपको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलने वाला है या फिर कितना फाइन मिलने वाला है। सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है ये पावर्स दी जाती है एक गेस्टेड ऑफिसर को, जो कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके जरिए वो किसी ऐसे एरिया में, अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर
ऐसा कुछ भी ऑफेंस हो रहा है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो उस एरिया को किसी रीजनेबल टाइम पर जा करके एंटर करके वहां पर सर्च ऑपरेशन कर सकता है। सेक्शन 7 जो है वो क्या बता रहा है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ऐसे ऑफेंसेस सिर्फ किसी इंडिविजुअल के द्वारा ही नहीं बल्कि किसी कंपनी के द्वारा भी हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी ऐसा ऑफेंस करती है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, ये हम देखेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 8 में आपको बताया गया है कि ये जो ऑफेंस है वो कैसा ऑफेंस होगा। तो ये ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल होगा, साथ ही में ये ऑफेंस आपका बेलेबल भी होगा। ठीक है, तो बेलेबल जो है वो किसमें दिखाया गया है, सेक्शन 2A सीआरपीसी, जो कि बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, कॉग्निजेबल की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2C सीआरपीसी ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 9 में अगर किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने गुड फेथ में कोई ऐसा एक्शन किया है तो उसके लिए उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसे लाभ दिया जाएगा। ये डिफाइन किया गया है, ये प्रोविजंस बताए गए हैं सेक्शन 9 में। दैट मींस प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। एंड लास्ट सेक्शन है आपका पावर टू मेक रूल्स। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि आपने देखा था कि पावर्स टू एंटर एंड सर्च में किसी गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो एंटर एंड सर्च का ऑपरेशन करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेक्शन 10 में आएंगे तो बात एकदम अलग हो जाती है। यहाँ पे ये जो रूल मेकिंग पावर है ये किसको दी गई है, ये दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सेक्शन है जिनकी समरी मैंने आपको बता दी है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही में एंड में हम यहाँ पर कुछ केस लॉस को भी लेंगे, कुछ केस स्टडी भी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए आ जाते हैं हम अपने आगे के सेशन पे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, ये कौन सा एक्ट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये एक्ट है आपका एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। इनैक्टमेंट डेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस एक्ट का इनैक्टमेंट डेट हो जाती है 23 दिसंबर 1986। ठीक है, 23 दिसंबर 1986 इनैक्टमेंट डेट है, लेकिन ये आपकी कमेंसमेंट डेट नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट है वो लागू कब से हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है गांधी जयंती के दिन ये लागू हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर। और ईयर कौन सा था, ईयर था आपका 1987। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कैसा एक्ट है ये, दिस इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisements or in publication, writings, paintings, figures, or in any other manner, or uh, uh, any other manner, and for matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि किसी भी वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट करने पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, चाहे वो पब्लिकेशन के थ्रू हो, किसी राइटिंग के थ्रू हो, या कोई भी दूसरा माध्यम हो, किसी भी वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। Be it enacted by Parliament in the 37th year of the Republic of India। ठीक है, भारत के गणतंत्र होने के 37वें साल में पार्लियामेंट द्वारा ये जो एक्ट है ये बनाया गया था। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में आपको क्या क्या चीजें दी गई है, शॉर्ट टाइम दिया गया है, एक्सटेंट दिया गया है और कमेंसमेंट दिया गया है। सेक्शन 1 क्लॉज 1 में शॉर्ट टाइटल क्या हो जाएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। क्लॉज 2 में एक्सटेंट दिया गया है, एक्सटेंट में ये आपका होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। पहले यहाँ पर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऐड हुआ करता था, लेकिन एक एक्ट आया आपका एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो वर्ड्स है उनको हटा दिया गया और अब ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 1 का क्लॉज 3 कह रहा है इट केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट दैट इज 2 अक्टूबर 1987 as the central government may by notification in the official gazette appoint। ठीक है, ये किस दिन आया था, ये आपका कमेंस हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को। ये आपके एग्जाम के लिए प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
चलिए सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 पे मैंने आपको बताया कि 6 डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, क्विकली आपने माइंड में बिठा लीजिए। सेक्शन 2 में 6 डेफिनेशंस हैं। 6 डेफिनेशंस में से पहली डेफिनेशन 2A डिफाइन करती है एडवर्टीजमेंट को, 2B डिफाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन को, 2C डिफाइन करती है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को, 2D डिफाइन करती है यहाँ पर आपका लेबल को, 2E डिफाइन करती है पैकेज को और 2F डिफाइन करती है प्रिस्क्राइब को। तो ये 6 डेफिनेशन है जिसमें से सेक्शन 2C आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 2A की बात करें एडवर्टीजमेंट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। देखो कुछ अननेसेसरी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो मैंने हटा दी है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझनी है बस मैंने उतना ही पॉइंट रखा है, ठीक है, जिससे इजीली आपको सारे एक्ट के सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी आपके माइंड में रहे और उनको आप याद कर सको इजीली। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आता है। एडवर्टीजमेंट में कोई नोटिस आ सकती है, कोई सर्कुलर आ सकता है, कोई लेबल, कोई रैपर या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आ सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह का विजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर वो लाइट, साउंड, स्मोक या फिर गैस से बनाया गया है तो वो भी आपका इस एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत या इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। टोटल 6 थिंग्स है जो कि आपको एडवर्टीजमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, या आर नॉट इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। तो 4 ऑप्शंस में से कुछ भी आपको यहाँ पर दे सकता है, तो इससे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 2B, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज का वितरण करना, ठीक है, कोई भी सैंपल का वितरण करना जो कि चाहे भले ही क्यों फ्री क्यों ना हो या फिर उसके हमने पैसे क्यों ना दिए हो, हमने पेड क्यों ना लिया हो, वो किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि किसी वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपका जो है क्या आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या है और किस तरह से आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर किसी वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया गया है या फिर नहीं। The depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof, in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women, or likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। ठीक है, कोई भी अगर डिपिक्शन किया गया है, कुछ भी दर्शाया गया है किसी वुमेन के फिगर को, उसके फॉर्म को या उसके किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरह से कि वो असभ्य लगे, अशिष्ट लगे, ठीक है, या फिर जो है उसके जो एक तरह से उसको डिना उसको जो है इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया हो, असभ्य तरीके से, अशिष्ट तरीके से, और उसकी जो इमेज है उसको खराब किया जाए, उसको डिप्रेव किया जाए, उसको हार्म पहुंचाई जाए, या पब्लिक जो मोरालिटी है, एक तरह से नैतिकता है, उसको जो है डैमेज किया जाए, तो वहां पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहा जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, फिगर ऑफ ए वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट। ठीक है, ये सारी ये 4 चीजें हैं जो कि इनडिसेंटली अगर रिप्रेजेंट की जाती है तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 2D जिसमें कि लेबल को डिफाइन किया गया है। लेबल आप सभी को पता है क्या होता है, कोई भी पैकेट है, पैकेट के ऊपर अगर कुछ भी स्लिप लगी हुई है तो सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई लेबल लगा है या टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो लेबल क्या हो सकता है, एनी रिटन, मार्क, स्टैम्प, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to or appearing upon any package। ठीक है, तो पैकेज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी मार्क्ड हो, कुछ भी स्टैम्प्ड हो, कुछ भी प्रिंटेड हो या कोई भी ग्राफिक मैटर हो। ठीक है, कितनी चीजें इंक्लूडेड है, रिटन, मार्क, स्टैम्प, प्रिंटेड, ग्राफिक मैटर। ठीक है, ये 5 चीजें इंक्लूड होंगी आपकी किसके अंदर, लेबल के अंदर। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो क्या कहलाएगा, लेबल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैकेज। पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, कोई बॉक्स हो सकता है, कार्टन हो सकता है, टिन हो सकता है या कोई भी कंटेनर हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पैकेज कहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड
सेक्शन 2F में प्रिस्क्राइब डिफाइन किया गया है, और प्रिस्क्राइब का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत आप रूल्स को फॉलो करते हैं या उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब। क्लियर है? तो सेक्शन 2A डिफाइन कर रहा है एडवर्टीजमेंट को, सेक्शन 2B डिफाइन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को, सेक्शन 2C डिफाइन कर रहा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को, सेक्शन 2B डिफाइन कर रहा है लेबल को, सेक्शन 2E डिफाइन करता है पैकेज को, और सेक्शन 2F यहाँ पर डिफाइन करता है प्रिस्क्राइब। चलिए आ जाते हैं अब हम ऑफेंसेस के ऊपर, यानी कि सेक्शन नंबर 3 जो कि बताता है क्या ऑफेंस हुआ है या उसे किस तरह से प्रोहिबिट करना है। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जिसमें कि किसी वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है उसे प्रतिबंधित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, क्या है इस सेक्शन में? नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड or arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form। ठीक है, कोई भी पर्सन, अब यहाँ पे पर्सन से क्या मतलब है? ठीक है, पर्सन का मतलब यहाँ पे केवल मेल ही नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर कोई फर्म ही हो सकती है, या कोई आपका एसोसिएशन हो सकता है, या फिर आपका कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है। ठीक है, ये जो पर्सन की डेफिनेशन है ये आईपीसी के सेक्शन 11 में डिफाइन की गई है, जहां से आप समझ सकते हैं कि पर्सन का क्या मतलब होगा। ठीक है, और ये सब पर्सन को कुछ भी पब्लिश करने से के लिए या पब्लिश करने के कारण बनने के लिए, माध्यम बनने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा पब्लिकेशन में टेक पार्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर कहीं पे भी अगर आप पब्लिकेशन कर रहे हैं या एग्जीबिशन कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है तो आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा करना बिल्कुल भी गलत माना गया है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है, अपराध माना गया है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्फलेट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर पब्लिकेशन है, ठीक है, अगर आप कुछ बुक्स को सेंड कर रहे हो, पैम्फलेट्स को सेंड कर रहे हो जिसमें कि किसी वुमेन को इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। नो पर्सन, कोई भी पर्सन को ऐसा कुछ भी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। If he shall produce or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate, or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure which contains indecent representation of women in any form। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा बना नहीं सकता, बनाने का माध्यम नहीं बन सकता, बेच नहीं सकता, ठीक है, हायर नहीं कर सकता, यानी कि इसको जो है किराए पर नहीं ले सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता। क्या क्या चीजें नहीं सर्कुलेट कर सकता है? कोई बुक हो सकती है, कोई पैम्फलेट, कोई राइटिंग, कोई पेपर, स्लाइड, फिल्म, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, या कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन या फिगर जिसमें कि वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, उस सभी पर उस पर्सन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ प्रोविजो भी है जहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पर प्रतिबंध लगाने पर रोक लगाई गई है? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये अगर कोई एजुकेशनल पर्पस से कुछ भी इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, या फिर वहाँ पर कुछ लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, कल्चर है, कोई रिलीजियस पर्पस है, ठीक है, तब आप यहाँ पर आप किसी भी पर्सन के ऊपर जो है रोक नहीं लगा सकते, उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते। ठीक है, nothing in this section shall apply to any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation और figure। ठीक है, इस सेक्शन में कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा किसी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर के ऊपर
अगर वो पब्लिकेशन ऐसा प्रूव कर दिया जाए और ऐसा जस्टिफाई कर दिया जाए कि दैट इज इन पब्लिक गुड, that is being for the public good in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern or which is kept or used bona fide for religious purposes। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी बुक है, पैम्फलेट है, पेपर है, स्लाइड है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा दिखाया गया है जो कि पब्लिक गुड के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग इनसे रिलेटेड है, तो फिर वहां पर या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो फिर वहां पर आपको जो है ये वाला सेक्शन, सेक्शन 3 जो है, सॉरी सेक्शन 4 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजो बी जो है वो क्या कह रहा है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, engraved, painted, or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958, or in any temple, any card used for the conveyance of idols or kept or used for any religious purposes। ठीक है, अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो स्कल्पचर फॉर्म में है, एनग्रेव्ड है, पेंटेड है या कहीं भी कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत उसको एंशियंट मॉन्यूमेंट माना गया है, या फिर कोई टेम्पल हो, कोई कार हो, ठीक है, जिसमें कि आइडल्स यानी कि मूर्तियां रखी हुई है या उनको ले जाया जा रहा है, या फिर वो रिलीजियस धार्मिक कारण है, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए इसका यूज किया जा रहा है, तो वो भी आपका तब भी यहाँ पर आपका सेक्शन 4 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई फिल्म है जो कि आपकी सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के पार्ट 2 के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, तो उस पर भी सेक्शन जो है 4 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। करें, तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो कि आपको याद रखने होंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट मेंस के पेपर के लिए भी ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो आपके है ये सेक्शन 292 है आपका आईपीसी का, ठीक है, उससे रिलेट करता है आपका सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्सेप्शंस है सेक्शन 292 आईपीसी के जो एक्सेप्शंस है और ये जो प्रोविजो है, ये दोनों आपके एकदम सिमिलर है। नेक्स्ट, हम सेक्शन 5 को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इसके पनिशमेंट पढ़ लेते हैं, दैट मीन सेक्शन 6 दैट पेनल्टी। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस किया गया है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस किया गया है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम पावर्स टू एंटर एंड सर्च देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 6 में पेनल्टी दी गई है, any person who contravenes the provision of section 3 and 4 shall be punishable on। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 3 सेक्शन 4 के अंतर्गत कुछ ऐसा अपराध किया है तो उसे जो है दंड दिया जाएगा। पहले कन्विक्शन में अगर उसने पहली बार अपराध किया है तो क्या दंड होगा, उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी कि जेल हो सकती है, जो कि कब तक की जेल हो सकती है, 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है, या फिर उसको फाइन भी दिया जा सकता है। फाइन कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज का उसका फाइन हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता, वो कहता नहीं भाई हम तो 2000 रुपये दे करके छूट जाएंगे, 2 साल की सजा काट के छूट जाएंगे और हम फिर ये अपराध करेंगे, तो अगर उसने दोबारा ये अपराध किया सेकेंड कन्विक्शन, तब उसको क्या होगा, उसको फिर से जेल होगी फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। ठीक है, अब जो आपका जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा वो कम से कम 6 months से लेकर के आपका ज्यादा से ज्यादा 5 years तक एक्सटेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे 5 years तक एक्सटेंड करने की बात आ गई है, तो ये ऑफेंस आपका कैसा हो गया, ये ऑफेंस हो गया आपका कॉग्निजेबल। ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी इम्प्रिजनमेंट डेथ से रिलेटेड है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो वो कैसा ऑफेंस हो जाता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो कि आप अभी आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन 8 में पढ़ेंगे कि ऑफेंस जो है कैसा है, ऑफेंस वेलेबल है या फिर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। इसी से आपको पता चलता है कि अगर 5 years तक की जेल दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो ये जो ऑफेंस है वो कैसा हो गया, कॉग्निजेबल हो गया।
फाइन कितना लगाया गया है, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज। ठीक है, जो फाइन है वो कितना हो सकता है, पहले तो अगर आपने फर्स्ट कन्विक्शन किया है तो आपको 2,000 रुपीज दे रहे थे, सेकेंड कन्विक्शन के टाइम पर ये कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक का कन्विक्शन यहाँ पर आपका जो है किसी उस पर्सन को दिया जाएगा जिसने की ऑफेंस किया है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5। ये थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसमें आपका मेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सेक्शन 5 कह रहा है पावर्स टू एंटर एंड सर्च। ठीक है, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ये पावर दी जाएगी कि वो किसी एरिया में या अपने जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में जाकर के एंटर करके वहां पर सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किसने उनको पावर दी है, और इसके अलावा उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। Powers to enter and search. ठीक है, subject to such rules, any gazetted officer authorized by the state government may within the local limits of the area for which he is so authorized enter and search at all reasonable times। ठीक है, सेक्शन 5 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, वो अपने लोकल लिमिट्स में यानी कि अपने जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में जा करके एंटर कर सकता है और किसी रीजनेबल टाइम पर, ये नहीं कि रात के 12 बजे चले गए कह रहे हैं कि नहीं हमें लग रहा है कि आपके इस एरिया में जो है ऑफेंस हुआ है, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस हुआ है और हमें सर्च ऑपरेशन करना है, ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, कोई रीजनेबल टाइम होना चाहिए, आप किसी उचित समय पर जाकर के ही कोई गेस्टेड ऑफिसर वहां पर सर्च ऑपरेशन कर सकता है। और कैसा प्लेस होना चाहिए, एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड। ठीक है, ऐसा प्लेस होना चाहिए जिस पर उसे विश्वास हो, रीजन टू बिलीव हो कि यहाँ पे ऑफेंस हो चुका है या फिर हो सकता है या फिर हो रहा हो। ठीक है, तो इस ऐसी प्लेस को ही वो गेस्टेड ऑफिसर सर्च कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक फ्रेज आया है, रीजन टू बिलीव। ठीक है, कौन सा फ्रेज है, रीजन टू बिलीव, इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 26 आईपीसी में। ठीक है, सेक्शन 26 आईपीसी में पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दिया गया था सेक्शन 11 आईपीसी में। रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 26 आईपीसी में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी माइनर एक्ट भी पढ़ रहे हो तो उसको मेजर एक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कल को जब आप मेजर लॉ पढ़ने बैठोगे तो मेजर लॉ में भी आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमने माइनर एक्ट में भाई ये सारी चीजें पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप पढ़िए तो उसको आईपीसी या सीआरपीसी से या फिर अगर सीपीसी का कोई प्रोविजन आ रहा है तो उसको आप उससे कनेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है, और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 5 क्लॉज 1 का बी सब क्लॉज है। अब यहाँ पे जो गेजेटेड ऑफिसर है ये सिर्फ सर्च ही नहीं कर सकता, इसके पास एक और पावर भी है। कैसी पावर है, ये सीज भी कर सकता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा, कोई बुक होगा, पैम्पलेट होगा, पेपर है, स्लाइड फिल्म है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर है, जिसको ऐसा लगता है कि इस प्रोविजन के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो है काम किया गया है, तो वो ऐसे एडवर्टीजमेंट, बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड फिल्म को सीज करने का भी काम कर सकता है। इसके अलावा क्लॉज सी में क्या दिया गया है, क्लॉज सी के अंतर्गत वो एग्जामिन कर पाएगा कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो भी उस जगह पर पाया गया है और क्लॉज ए के अंतर्गत आता है, उसको सीज कर सकता है इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि ये एक एविडेंस है इस कमीशन के अंतर्गत, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसको वो जरूर से सीज करेगा और उसे अपने एविडेंस के रूप में उसको रखेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्रोविजो है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो प्रोविजो है वो क्या कह रहा है
कि हम किसी के प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में या कोई भी गेस्टेड ऑफिसर प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री नहीं कर सकता है। क्लियर? नो एंट्री शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा है? सेक्शन 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जहां पर एंट्री करने की बात की गई है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आप किसी के प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री कर जाओगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रोविजन 2 क्या कह रहा है? पावर ऑफ सीजर में बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article, or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article, or thing, without affecting the integrity, utility, or saleable value thereof. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप सीज तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना है कि अगर आप उस चीज को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी उसमें ऑफेंस हुआ है, अगर उस चीज को आप उस एडवर्टीजमेंट से या डॉक्यूमेंट या आर्टिकल या थिंग से अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हो तो बेटर होगा कि आप सेपरेट कर लो। अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है, इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना है कि उसकी वैल्यू या उसकी यूटिलिटी या फिर उसकी सेलेबल वैल्यू जो है वो कम हो जाए, तब आपको पावर ऑफ सीजर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या इस तरह से आप करिए कि आप उसको सेपरेट कर दिए और जिससे कि उसकी सेलेबल वैल्यू जो है वो कम ना हो। यहाँ पे ये जो भी आप पावर टू एंटर एंड सर्च ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ये किस प्रोविजन को फॉलो करेगा? ये सीआरपीसी के सेक्शन 94 को फॉलो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आपके प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 5 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 follows which provision of CRPC. Correct? So the provision of CRPC 1973 shall apply to any search or seizure as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said code. Clear है? देखिए सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 93, सेक्शन 94, ये चारों ही सेक्शन जो है वो सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो सर्च होगा, ठीक है, ये सीआरपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि कहाँ पर कौन सा सर्च होगा, कब वारंट इशू होगा, कब समन जाएगा। सेक्शन 91 में समन जाने के लिए कहा गया है, सेक्शन 92 में टेलीग्राम और लेटर के थ्रू समन जाने को कहा गया है, सेक्शन 93 में वारंट कब इशू होगा ये कहा गया है, और सेक्शन 94 में आपका वारंट इशू करने के बाद जो सर्च ऑपरेशन है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो इनको आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, क्लॉज 3 कह रहा है वेयर एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his orders as to the custody thereof। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर अगर कोई आर्टिकल या कोई पब्लिकेशन या कोई एडवर्टीजमेंट को अगर सीज करता है, तो ऐसा नहीं कि वो सीज करके आराम से बैठ जाएगा, घर चला जाएगा सोने के लिए, नहीं, उसको क्या करना है, उसको तुरंत अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है और उसे ऑर्डर्स देनी है उसके कस्टडी के लिए। चलिए सेक्शन 6 हमने समझ लिया, सेक्शन 5 हमने समझ लिया, काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 क्या बता रहा है? ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, अगर कोई कंपनी ने ऑफेंस किया है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? ठीक है, offense when committed by company, every person who at the time of the offense was committed was in charge of, ठीक है, or and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। क्लियर है? ऐसा कुछ भी ऑफेंस जो कि कंपनी के द्वारा किया गया है, उसमें कोई भी पर्सन अगर वहां पर उस कंपनी का इंचार्ज है या फिर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उस बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, उस वो सभी इसके अंतर्गत अपराधी माना जाएगा अगर उसकी निगरानी में ऐसा कुछ ऑफेंस किया गया है तो। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक प्रोविजो भी है। अगर वो खुद को ऐसा प्रूव कर दे कि मेरा इस ऑफेंस से या ये जो भी आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हुआ है, अगर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी नॉलेज में नहीं था ये सब चीजें जो भी हो रही थी, ठीक है, तब क्या होगा? तब उसको इसके अंतर्गत जो है रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। प्रोविजो क्या है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स
that the offense was committed without his knowledge, उसकी knowledge में नहीं था, उसके संज्ञान में नहीं था कि ऐसा कुछ जो है हो रहा है, ठीक है, and he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense, और ऐसा कमीशन होने के लिए उसने काफी ज्यादा एहतियात बरती हुई थी, काफी ड्यू डिलिजेंस रखा हुआ था, बट उसके बावजूद ऐसा ऑफेंस हुआ है तो वो लायबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है? प्रोविजो का पार्ट टू क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट इज प्रूफ दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against and punished accordingly। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक प्रोविजो है। इसका क्या प्रोविजो है? ये क्या है? ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके द्वारा ये एक्ट नहीं कराया गया, अगर आप उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे, ठीक है, इलीगल तरीके से अगर आप वहां पर शामिल हैं और आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो भी आपको जो है इसके अंदर लाइबल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं राज कुंद्रा का एक बहुत फेमस केस हुआ था आज से कुछ साल पहले, ठीक है, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड था, जिसमें कि उनको उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपका जो है इसी तरह से उनके ऊपर उनकी कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पर ये सेक्शन लगाया गया था। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि कंपनी क्या होगी, डायरेक्टर कौन होंगे, ठीक है, इनको भी हम समझ लेते हैं आखिर कंपनी का क्या मतलब है। यहाँ पे कंपनी में भी एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जिसमें कि कोई फर्म आ सकता है या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर किसी फर्म के लिए पार्टनर हो सकता है उस फर्म का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं हम सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 क्या कह रहा है? ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। जो ऑफेंस है वो कैसा ऑफेंस है? यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस मैंने आपको बताया सेक्शन 2A सीआरपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C सीआरपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। चलिए सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में यानी कि अच्छे काम करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन किया है तो उसको इसके अंतर्गत जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको ये थ्रेट आया कि अगर तुमने इसको, या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो किसी वुमेन को आप इनडिसेंटली रिप्रेजेंट करो या फिर उसका मर्डर कर दो। तो उसने क्या चूज किया? मर्डर करने से बेटर उसने चूज किया कि नहीं मुझे इंडिसेंटली मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो उसने इंडिसेंटली उसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक्शन टेकन इन गुड फेथ है, तो उसको यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट or any state government or any officer of the central government or any state government for anything which is in good faith done or intended to be done। ठीक है, अगर कुछ अच्छे काम करने के लिए ऐसा कुछ भी किसी पर्सन ने किया है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर ने ऐसा किया है, तो उसके ऊपर कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 10 में क्या कह रहा है? सेक्शन 10 में कह रहा है पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, आखिर किसके पास जो है रूल मेकिंग पावर यहाँ पर होगी? ठीक है, जो रूल मेकिंग पावर यहाँ पर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ भी प्रोविजंस जो भी कैरी आउट किए जाएंगे वो कौन बनाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। देखिए यहाँ पे जो रूल्स है वो कुछ भी मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं। द मैनर इन विच द सीजर ऑफ एडवर्टीजमेंट और अदर आर्टिकल शैल बी मेड and the manner in which the Caesar list shall be prepared and delivered to the person from whose custody any advertisement or other article has been seized। ठीक है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का सीजर किस तरह से होगा, आर्टिकल का सीजर कैसे होगा, ठीक है, लिस्ट सीजर की कैसे बनाई जाएगी, जिसके अंडर में था, जिसकी कस्टडी में था, उससे कैसे डिलीवर किया जाएगा,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है इस रूल के इसके जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई और भी मैटर है वो इस रूल के अंतर्गत जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो भी आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका है एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी रूल अगर बनाया जाएगा तो वो उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के में पहले तो क्या किया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा। उसमें आपके सेशन होंगे, टोटल 30 डेज का पीरियड मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि एक सेशन या 2 या 3 सेशन जो है हो सकते हैं। And if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. ठीक है, यानी कि आपके 30 डेज का टोटल पीरियड आएगा। उस पीरियड में एक सेशन या 2 या 3 सक्सेसिव सेशन हो सकते हैं। कोई भी रूल बनाना है या नहीं बनाना है उस पर अग्रीमेंट दोनों हाउसेस का होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस ये डिसाइड करेंगे कि उसमें आपका जो है रूल जो है वो बनेगा या फिर नहीं बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसा केस फर्स्ट है आपका एस खुशबू वर्सेस कन्यामाल। ठीक है, 2010 का ये केस था। इसमें आपको बताया गया है, ठीक है, बेसिकली जो केस स्टडी है उनमें क्या कहा गया कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ये पर्सन के जो एक प्रूडेंट माइंड है उस पर डिपेंड करेगा, साथ में कि उसका देखने का नजरिया कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कहा गया ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, इसी तरह से जो ऑब्ससीनिटी है इट लाइज इन द क्रॉच ऑफ द आईज ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जजमेंट जो है कई सारे आए हैं। तो एक आपका जजमेंट है एस खुशबू वर्सेस कानिया माल का। ठीक है, 2010 का ये केस था। यहाँ पर एस खुशबू एक एक्ट्रेस होती है और जिन्होंने ऑब्ससीनिटी को यानी कि प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और वो जो स्टेटमेंट्स थे वो पब्लिशर ने किसी मैगजीन में क्या किए, उसको जो है वो पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर केस उस पब्लिशर के खिलाफ ना करके एस खुशबू के खिलाफ किया गया, जो कि टोटली रॉन्ग था, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में स्वतंत्र है, वो कुछ भी स्टेटमेंट कह सकता है। ठीक है, लेकिन पब्लिशर ने उसे पब्लिश किया तो यहाँ पर जो केस बनता था वो पब्लिकेशन के ऊपर बनता था, ना कि एस खुशबू के ऊपर बनता था। तो यहाँ पे क्या जजमेंट दिया गया ये हम देखते हैं। Object of the act is to punish publishers and advertisers who knowingly disseminate materials portraying women in indecent manner। ठीक है, यहाँ पे जो एक्ट का ऑब्जेक्ट था वो क्या था, यहाँ पे पनिश करना था पब्लिशर या एडवर्टीजमेंट को जो जानते हुए, ठीक है, उन्होंने पोर्ट्रे किया, उन्हें वुमेन को इंडिसेंट मैनर में रिप्रेजेंट किया। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन। इसे हम किसी पर्सन के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन whose statement, although published, had merely referred to incidents of premarital physical relation and called it for its social acceptance, more so when that person has neither advertiser nor publisher। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बात कही थी, वो पब्लिशर या फिर एडवर्टाइजर नहीं थी, तो इसलिए उनके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और केसेस हैं। अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। इट वाज हेल्ड दैट न्यूडिटी अलोन इज नॉट इनफ टू मेक मटेरियली लीगली obscene. The standard to be adopted for judging obscenity should be that of an ordinary man of common sense and prudence and not an out of ordinary and hypersensitive man। ठीक है, यहाँ पर जो आपका केस है अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें कहा गया है कि न्यूडिटी अलोन इज नॉट इनफ टू मेक मटेरियली लीगली ऑब्सीन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ न्यूडिटी जो है वो एकमात्र नहीं होगी कि कोई भी चीज जो है वो लीगली ऑब्सीन है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक कॉमन सेंस यूज होना चाहिए, प्रूडेंस माइंड यूज होना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी या हाइपर सेंसिटिव माइंड का यहाँ पर कोई यूज नहीं है।
ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए या ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कि कोई भी चीज ऑब्सीन है या फिर नहीं है. It was further held that it is necessary that publication must be judged as a whole and impugned publications should also separately be examined so as to judge whether the impugned passages are so grossly obscene and are likely to deprave and corrupt. It was also held where art and obscenity are mixed. What must be seen is whether the artistic, literary, or social merit of the work outweighs its obscene content. ठीक है, यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, उसकी जो आर्ट है, वो कैसी होनी चाहिए, वो उस ऑब्सीन कंटेंट से ऊपर उठकर है कि नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कुछ भी डिसाइड करने से पहले. नेक्स्ट आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का 2014 का केस था ये. ठीक है, ऑब्सीनिटी शुड बी डिटरमिन्ड. यहाँ पर क्या कहा गया, ऑब्सीनिटी शुड बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एवरेज पर्सन and in context of contemporary modes and national standards as the concept of obscenity keeps on changing with changing social values. ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो obscenity है वो क्या है, जैसे जैसे सोशल वैल्यूज चेंज हो रही है वैसे वैसे ऑब्सिनिटी के स्टैंडर्ड्स, उसके जो मेजर्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ मैसेज विच ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू कन्वे एज सफिशिएंट. ठीक है, यहाँ पे जो ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज देने की कोशिश की गई थी, ठीक है, वो क्या था, वो सफिशिएंट था. यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था. अब एक सरकार एक टेनिस प्लेयर है, उन्होंने अपनी और अपने फियांसे की एक न्यूड पिक जो है वो क्या किया, एक पोस्टर बनवाया और उन्हें पब्लिश करवाया एक मैगजीन में. हालांकि यहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो किससे रिलेटेड था, वो एक ब्लैक और वाइट के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए इसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे. बट यहाँ पर उस चीज को दूसरी तरह से लिया गया और इसके लिए यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पे जो जजमेंट आया उसमें ये बताया गया कि ये जो मैसेज है उसके पीछे मैसेज को समझने की जरूरत है, ना कि आपको उसको ऑब्सीन की तरह से लेने की जरूरत है. So, photograph of a nude or semi-nude woman by itself cannot be obscene. Obscenity would depend upon the particular posture and background in which nude woman is depicted. Looked at as a whole, it should tend to deprave and corrupt the minds and excite the lustful passion so as to constitute under Section 292 IPC. फिर कुछ और आपके यहाँ पर केसेस हैं, जैसे विनय मोहन शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2008 का ये एक केस है. ठीक है, एंड अगेन एक आपका केस है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस संजय लीला बंसाली 2018, वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है, ये आपका जो केस है ये रिलेटेड है पद्मावत मूवी से. ठीक है, पहले जो मूवी का नाम था वो पद्मावती रखा गया और वहां पर ये कहा गया कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए इस मूवी को लेकर के, क्योंकि ये कहा गया कि पद्मावती उनकी रानी थी, वो उनके लिए पूज्य थी. ठीक है, जो जिस राजस्थान में जहाँ पे वो रहा करती थी जिस एरिया में, तो उस उनके लिए आप जो है कुछ भी इनडिसेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. तो बाद में मूवी का नाम चेंज हुआ, कुछ सीन्स थे जिनको कि हटाया गया, उनमें चेंजेस किए गए. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफेंसेस जो है आए गए थे और इसमें कौन कौन से सेक्शंस लगे थे ये आप ध्यान रखिएगा. सेक्शन 153A, ठीक है, वर्शिप प्लेस पे आपका जो है अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसको डिफाइन करता है. सेक्शन 295A, रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये केस लगाया जाता है. ठीक है, ये सेक्शन लगाया जाता है. सेक्शन 499 डिफेमेशन. सेक्शन 500 IPC ये आपको रिप्रेजेंट करता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन का जो सेक्शन है उसके बारे में. और बाकी जो आपका सेक्शन 4 है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का, वो तो यहाँ पे लगाया गया ही था. सेक्शन 4 आपने अभी पढ़ा है, ये क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेल ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसको आपको याद रखना. चलिए, इसके अलावा और भी केसेस हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस कृष्णचंद 1975 का केस है. चंद्रकांत कल्याण दास कपोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स का केस है. तो इतने सारे केसेस हैं जो कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रूपाली सिंह को और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एवरीवन, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.